कभी सोचा है कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा किया जाता है? क्या हो अगर हम कहें कि इसकी शुरुआत अक्सर एक स्टार्टअप जैसी होती थी? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे पावरफुल और अनोखे बिजनेस प्लान्स की, चार्टर्ड कंपनियां। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे कुछ व्यापारी मिलकर एक साम्राज्य खड़ा कर देते थे। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। चार्टर्ड कंपनियां असल में थी ही साम्राज्यवादी स्टार्टअप्स। ये ऐसी प्राइवेट कंपनियां थीं जिन्हें ना सिर्फ बेहिसाब मुनाफे का मौका मिलता था, बल्कि पूरी पूरी जमीन पर राज करने का भी। ठीक वैसे ही जैसे आज के स्टार्टअप्स पूरी इंडस्ट्री को बदलने का सपना देखते हैं। और इस सब की जड़ थी रॉयल चार्टर। ये राजा या रानी की तरफ से जारी किया गया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। और ये कोई मामूली कागज नहीं था। ये एक प्राइवेट कंपनी को किसी खास इलाके में व्यापार पर पूरी मोनोपोली और यहां तक के उन इलाकों पर शासन करने जैसे स्पेशल अधिकार देता था। मतलब उस दौर का अल्टीमेट बिजनेस लाइसेंस था ये। तो आज हमारी पड़ताल का रोडमैप कुछ ऐसा है। हम एक साम्राज्यवादी स्टार्टअप बनाने के इस 4 स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले टारगेट तय करेंगे, फिर पैसा जुटाएंगे, फिर अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार हासिल करेंगे और आखिर में राजा को अपना इंपीरियल पिच देंगे। और अंत में हम इन कंपनियों की विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, अपना टारगेट पहचानना। किसी भी बिजनेस की तरह सबसे पहला और जरूरी सवाल यही था कि आखिर काम करना कहाँ है और किस चीज पर कंट्रोल करना है। तो कोई भी अमीर व्यापारियों और बड़े लोगों का ग्रुप जब साथ आता था तो उन्हें सबसे पहले इन 2 सवालों के जवाब खोजने पड़ते थे। पहला, आपकी कंपनी अपना ऑपरेशन कहाँ करेगी, और दूसरा, वो कौन सा मेन रिसोर्स है जिस पर आप अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं। और ये कोई हवा में की गई बातें नहीं थीं। इस स्लाइड में देखिए लक्ष्य कितने साफ थे। ईस्ट इंडीज मतलब मसाले, नॉर्थ अमेरिका मतलब जानवरों की खाल और कपास, या फिर गोल्ड कोस्ट तो मतलब चीनी। हर इलाके की अपनी एक बेशकीमती चीज थी और उसी पर कब्जा करना ही तो असली खेल था। अब जब टारगेट सेट हो गया तो आते हैं सबसे बड़ी मुश्किल पर, पैसा। इतने बड़े और जोखिम भरे काम के लिए फंडिंग कहां से आएगी? हमें यह समझना होगा कि शुरुआती पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता था। मतलब सिर्फ एक समुद्री सफर का खर्च आज के हिसाब से करोड़ों में हो सकता था, और इसमें जहाज, हथियार, नई बस्तियां बसाने का खर्च, वो सब शामिल था। और ये सब तब जब मुनाफे की कोई गारंटी नहीं थी। ये वाकई एक बहुत बड़ा जुआ था। तो इसका हल निकाला गया जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर। अब सबसे मजेदार बात यह है कि यह मॉडल कितना मॉडर्न लगता है ना। निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर्स खरीदते थे। इससे बहुत बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती थी, जिससे जहाजों, सैनिकों और किलों का खर्च चलता था। और सबसे जरूरी बात, प्रॉफिट और लॉस यानी फायदा और नुकसान दोनों शेयर होल्डर्स के बीच बंट जाता था। चलिए अब अगले कदम पर चलते हैं, और यकीन मानिए ये इस पूरी पिच का सबसे असाधारण, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। यहां कंपनियां सिर्फ व्यापार करने का हक नहीं, बल्कि ऐसी ताकतें मांगती थीं जो आमतौर पर सिर्फ एक सरकार के पास होती हैं। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी राजा से क्या मांग रही है? अपने खुद के सिक्के बनाने का अधिकार, युद्ध छेड़ने का अधिकार, कानून लागू करने और सजा देने का अधिकार, और अपनी हिफाजत के लिए किले बनाने का अधिकार। ये सब एक प्राइवेट कंपनी के लिए था। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे कंपनी और सरकार के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। एक तरफ कंपनी का मकसद था व्यापार पर कब्जा करना और अपनी दौलत बढ़ाना। दूसरी तरफ उसके पास लोगों पर कानून लागू करने और दुश्मनों से जंग छेड़ने जैसी सरकारी ताकतें थी। तो सवाल उठता है कि इन ताकतों को जमीन पर लागू कैसे किया जाता था? जवाब था, एक प्राइवेट आर्मी और नेवी बनाकर। और ये सेना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। इसका इस्तेमाल लोकल राजाओं को डराने धमकाने, अपनी मर्जी की व्यापारिक शर्तें मनवाने और किसी भी तरह के विरोध को ताकत से कुचलने के लिए किया जाता था। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी कदम पर। इस पूरे प्राइवेट प्रॉफिट के खेल को एक नेशनल मिशन के तौर पर कैसे पेश किया जाए? कैसे ये दिखाया जाए कि इससे पूरे साम्राज्य को फायदा होगा? कंपनी के मालिकों को इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देना था। शेयर होल्डर्स के मुनाफे के अलावा राजा और देश को इससे क्या मिलेगा? वो रॉयल चार्टर हासिल करने के लिए ये पिच बहुत जरूरी थी। और उनका जवाब बड़ा सीधा और दमदार था। ये कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य की शान बढ़ाएगी, देश की सामरिक ताकत को मजबूत करेगी और दुनिया भर में ब्रिटिश प्रभाव को फैलाएगी। मतलब निजी मुनाफे को देश की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ दिया गया।
तो आइए अब इस अनोखे बिजनेस मॉडल के जबरदस्त और हमेशा के लिए रहने वाले असर पर एक नजर डालते हैं। स्रोत सामग्री का ये कोट पूरी बात को एक मॉडर्न और यादगार तरीके से बताता है। ये एक ऐतिहासिक शार्क टैंक जैसा था, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स के सामने युद्धपोत होते थे और दुनिया पर छा जाने की संभावना भी शामिल थी। और हम इस चर्चा को इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर वो कौन सा पल होता है जब एक कॉरपोरेशन सिर्फ एक बिजनेस ना रहकर एक साम्राज्य बन जाता है? ये सवाल आज भी कॉरपोरेट पावर और सरकार की ताकत के रिश्तों के बारे में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।